सो स्टैटिस्टिक्स, देखो स्टैटिस्टिक्स क्या है आपके पास में, स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट डाटा। स्टैटिस्टिक्स किसके बारे में है भाई, ये हमारे पास में है डाटा के बारे में, कि जो हमारे पास में डाटा आपके पास में अवेलेबल है, उस डाटा को जो है वो आप किस तरीके से बता रहे हैं। सो व्हाट्स डाटा, सबसे पहली चीज भाई डाटा क्या होता है, इसी को समझो। डाटा क्या है, डाटा का मतलब होता है फैक्ट। डाटा का मतलब क्या है आपके पास में, फैक्ट्स आपके पास में। फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है आपके पास में, इंफॉर्मेशन है आपके पास में, कोई भी ऑब्जर्वेशन किया आपने, कहीं पे बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन है, कैसी भी ऑब्जर्वेशन है, उसका जो आपके पास में इंफॉर्मेशन आई कि वो ज़्यादा बातें कर रहा है, वो शायद 9th क्लास में है, वो शायद स्कूल जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन है आपके पास में, इसके पीछे कोई लीगल लॉजिकल रीजन। जब हम बात कर रहे हैं फैक्ट की, देन वी हैव अ लॉजिकल रीजन आपके पास में, लाइक वो ज्यादा बात करता है, क्यों, हम देख रहे हैं पिछले 15 मिनट से वो बोला जा रहा है, 15 में से 12 मिनट उसी ने बोला, भाई हम तो चुपचाप सुन रहे हैं, और जब हमने वो 3 मिनट बोला तब भी वो सिर्फ हमारी बात हमें कंप्लीट नहीं करने दे रहा, वो कुछ नहीं बोल रहा। दैट इज फैक्ट। आगे बात समझ में, तो आपके पास में जो स्टैट्स है वो डाटा से डील करेगा, और इस डाटा में हम किसकी बात करते हैं, जब भी हम डाटा की बात करें तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैं सिंपल शब्दों में कहूँगी भाई डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा का मतलब होता है आपके पास में फैक्ट। क्या मतलब है, फैक्ट, जिसको हम डिक्शनरी मीनिंग भी कह सकते हैं कि भाई इसका डिक्शनरी मीनिंग क्या है आपके पास में, फैक्ट। अब ये जो डाटा है आपके पास में, ये डाटा दो तरह का होता है, देयर इज वन प्राइमरी डाटा नोन एज एंड द अदर इज सेकेंडरी डाटा। इसको हम दो में बता सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंड। अब ये मत कहना ये स्कूल में नहीं कराया, ये हमें बुक में नहीं मिलेगा, तो भाई सीधी सी बात है, अभी आप लोग एग्जाम दे के आए हैं तो आपने खुद देखा है कि आपके पास में जो थ्योरी पार्ट है उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो मैं करा दी, तुम लोग मानते नहीं थे, अब तो मान लोगे, आपने मेरा पेपर दे दिया, तो आपके पास जो थ्योरी पार्ट है उसमें से भी सवाल पूछा जाता है आपके पास। सो डाटा आपके पास दो तरह का है, देयर इज अ प्राइमरी डाटा एंड देयर इज अ सेकेंडरी डाटा आपके पास में। देखो प्राइमरी डाटा क्या है आपके पास में, वो डाटा आपके पास जो किसी इन्वेस्टिगेटर ने, पर्सन ने, इन पर्सन जो है वो कलेक्ट किया, डेफिनेट प्लान के साथ, एक डेफिनेट जो है वो डिजाइन के साथ, एक प्रोटोकॉल के साथ, उसने अपने आप से, एंड अ पर्सन, इन्वेस्टिगेटर, ऑब्जर्वर हिमसेल्फ कलेक्ट्स अ डाटा। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स डाटा हिमसेल्फ, वही अपने आप से कलेक्ट किया आपके पास, ठीक है, विद अ डेफिनेट प्लान, विद अ डेफिनेट प्लान। आपने एक डेफिनेट प्लान के साथ में, जो भी आपके माइंड में प्लान है, ऐसा नहीं कहीं ऑब्जर्व प्लान आपको बताया गया, सिस्टमैटिक पैटर्न बताया गया, उस प्लान के अंदर आपने जो है वो डाटा कलेक्ट किया, नहीं, एक कोई डेफिनेट प्लान के साथ में, एक डेफिनेट डिजाइन के साथ में आपने डाटा कलेक्ट किया, वो प्लान आपका ही डिसाइड किया हो। जैसे आप गर्मी की छुट्टियां कैसे बिता रहे हो, सुबह 9 बजे उठूंगा, तो किसी ने प्लान दिया नहीं, आपने खुद से ही प्लान डिसाइड किया, 9 बजे उठूंगा, धीरे धीरे नहा धो के जो है वो लंच और लंच एक साथ कर लूंगा, फिर 4 बजे खेलने चला जाऊंगा। तो आप अपना दिन बता रहे हैं अपने एक डेफिनेट प्लान के साथ। तो ऐसे जो डेफिनेट प्लान जो आपने खुद से सोचा है, वो आपके पास में क्या है, प्राइमरी डाटा। क्या है आपके पास में, सेकेंडरी डाटा क्या होता है आपके पास में, सेकेंडरी डाटा क्या है, ये वो डाटा है आपके पास में जो आपने जो है वो या तो पब्लिश या अनपब्लिश सेक्टर से कलेक्ट किया। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स।
इसको और आसानी से समझो। आपको स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिलता है, आपको स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिलता है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को खुद से मेहनत करके पर्टिकुलर हर एक टॉपिक पे आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट कर रहे हो, चाहे आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो गूगल से, आप गूगल से कलेक्ट कर रहे हो या अपनी बुक से कलेक्ट कर रहे हो, मैगजीन से कलेक्ट कर रहे हो, आपके पास में दैट्स यू हैव अ पर्टिकुलर प्लान एंड यू आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन योर ओन। जैसे आपके पास में मान लो आपको प्रोजेक्ट जैसे मिला था, आपको 9th में सिक्किम मिजोरम इन सब पे मिलता है, आपको मिला, तो आपने जो है वो खुद से जो है वो सिक्किम का इतिहास पढ़ा कि भाई कब सिक्किम जो है वो बना, उससे पहले उसको किस नाम से जाना जाता था, पहले उसमें राजा रूल करता था या फिर जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल था या फिर इंडियन गवर्नमेंट ने उसको डायरेक्टली रूल किया, एंड आपने एक एक पॉइंट को कलेक्ट किया एंड देन यू डिजाइन इट, प्रेजेंटेड इट प्रॉपर्ली आपके पास, वो आपका प्राइमरी डाटा है। बट आपने क्या किया, अच्छा सिक्किम का प्रोजेक्ट है, यू डायरेक्टली सर्च ऑन गूगल क्लास 9 प्रोजेक्ट ऑन सिक्किम, आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने उस प्रोजेक्ट को कट कॉपी पेस्ट कर दिया, तो वो आपके पास क्या है, सेकेंडरी डाटा। या आपने कोई ऑलरेडी या तो पब्लिश है या अनपब्लिश है, आपने उससे इंफॉर्मेशन को गैदर कर लिया, आपने खुद से मेहनत नहीं करी। अब तुम कहोगे अनपब्लिश कैसे हुआ, पब्लिश हो गया, तुमने गूगल से ले लिया। मान लो आई कलेक्टेड द डाटा, मैं भी 9th क्लास में हूँ और मैंने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया, अपना प्रोजेक्ट बनाया, एंड फिर मेरे को आपने बोला अरे यार तूने बना लिया, मुझे दे दो प्लीज, मैंने तुम्हें दे दिया। तो अब तक मेरा जो प्रोजेक्ट है वो टीचर ने देखा नहीं, उसको एक्सेप्ट किया नहीं और कहीं वो पब्लिश हुआ नहीं, तो वो अनपब्लिश है, यू कॉपीड इट एज इट इज, दैट इज सेकेंडरी। समझ में आ गई बात, याद रहेगी। तो प्राइमरी डाटा क्या है, जो मेहनत से खुद से बंदा कर रहा है। सेकेंडरी डाटा क्या है, या तो पड़ोसी का टेप रहा है या कहीं से टेप रहा है आपके पास में। आसान तरीके में, आसान भाषा में इसको समझ लीजिए आपका। ओके, अब आता है इस डाटा को जो है वो प्रेजेंट करना। स्टार्ट्स में हम यही करते हैं कि इस डाटा को हम कैसे जो है वो प्रेजेंट करें। प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल वे में आपके पास में मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल वे में आपके पास में ये डाटा अवेलेबल होता है। और जब हम इसको जो है वो प्रेजेंट करते हैं आपके पास में, तो हमारे पास इसको प्रेजेंट करने के जो है वो कई सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और उस प्रेजेंटेशन में हमारे पास में सबसे पहले आता है लिस्टिंग द डाटा। हम डाटा को लिस्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपके पास में आता है दैट इज लिस्टिंग द डाटा। आप अपने डाटा को क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, डाटा को लिस्ट कर रहे हैं। जब आप इसको लिस्ट कर रहे हैं मतलब आप उसको जो है वो एक रॉ फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं। आइदर इट्स एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास, या तो वो डाटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा या वो डाटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो इसकी जो लिस्टिंग की जाती है वो 3 तरीके से की जाती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड सीरीज। कैसे की जाएगी, सॉरी सीरीज लिख दिया, कंटिन्यूअस सीरीज, इट्स कंटिन्यूअस सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। देखो ये थोड़ा बहुत डाटा हैंडलिंग में आप लोगों ने, अगर मेरे पास ही जिसने पढ़ी है तो मैंने उस वक्त भी समझाया था, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने कहीं ना कहीं तो पढ़ी होगी। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, आप जब डाटा को एक ही कैटेगरी के अंदर लिस्ट कर रहे हैं, दैट्स इंडिविजुअल सीरीज आपके पास, या आपने एक कैटेगरी में लिस्ट किया, आपके पास में वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। जैसे सबसे आसान ले लेते हैं आपके पास में मार्क्स, भाई आप अपने मार्क्स को लिस्ट कर रहे हैं, यू हैव सब्जेक्ट्स एंड यू हैव मार्क्स। तो आपके पास सब्जेक्ट है भाई इंग्लिश है, आपके पास हिंदी है, साइंस है, सोशल है एंड यू हैव मैथ्स, यू हैव 5 सब्जेक्ट्स। अब ये जो आपके पास सब्जेक्ट्स है ये कोई न्यूमेरिकल डाटा कलेक्शन नहीं है हमारे पास, ये कोई डाटा नहीं है, ये फिक्स एंटिटी है, ये फिक्स एंटिटी है। मेरा मन किया मैं मैथ्स को जो है वो कोई औद्योगिक सब नहीं बोल सकती, मैं कहूँगी मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दूँ, आई कांट से दैट, भाई वो उसकी फिक्स एंटिटी है, उसको यही कहेंगे आप। तो ये आपका डाटा नहीं है। डाटा क्या है, जो इस पे आपने मार्क्स बताए, आपने बता दिया भाई मेरे इतने इतने नंबर आए, दिस मच इज माय मार्क्स। तो यहाँ पे आपके पास ये जो मार्क्स है ये एक न्यूमेरिकल डाटा है जो आपने कलेक्ट किया।
अच्छा ये क्या होगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी होगा। आपने कलेक्ट किया, आपके खुद का स्कोर है, आपने कलेक्ट किया, किसी दूसरे के स्कोर टेपे नहीं है आपको। ये क्या है, प्राइमरी डाटा। क्या है आपके पास में, प्राइमरी डाटा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है आपके पास में, अब यहाँ पे आपके पास में दो बेसिस पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाए। क्या करेंगे, दो बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को जो है वो कलेक्ट करते हैं। जैसे मैं मार्क्स की बात करूँ, तो अब मैंने क्या देखा कि भाई एक यहाँ पे क्या है, हम इंडिविजुअल सीरीज है ना, तो जरूरी नहीं है कि हम एक से ज्यादा लोगों की स्टडी करें। यहाँ हम एक से ज्यादा स्टडी करते हैं। वी हैव अ सैंपल स्पेस जिसे कहते हैं स्टडी पॉपुलेशन है हमारे पास। मान लो मैंने लिए 50 बंदे जिसकी मैंने पॉपुलेशन को जो है वो स्टडी किया, तो मैंने देखा 50 बंदों में जो है वो मार्क्स ना छोड़ के हमें एज ले ली कि मैंने एक ही जो है वो बिल्डिंग में रहने वाले या एक ही क्लास में पढ़ने वाले जो है वो एक ही जैसे 9th क्लास की 10 सेक्शन है तो 10 नहीं, 10 तो ज़्यादा है, लेकिन भी 5 सेक्शन है आपके पास में। तो आपने 5 सेक्शन के बच्चों के जो है वो एजेस को स्टडी किया, तो आपने देखा कि भाई बच्चों की मैक्सिमम जो एज फिगर्स हमें मिल रही है, कोई 13 साल का मिल रहा है हमें, कोई 14 का मिल रहा है हमें, कोई 15 का। ये मुझे एजेस मिल रहे हैं, राइट। अब मुझे कितने स्टूडेंट्स मिल रहे हैं इस एज ग्रुप में, मान लो 13 साल के मुझे मिले 20 बच्चे, 14 साल के मिले मुझे 12 बच्चे, और 15 साल के मुझे मिल रहे हैं 8 बच्चे। नहीं हुआ, चलो 40 कर लो, ठीक है, 8 बच्चे मुझे। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो दो बेसिस पे कलेक्ट की गई आपके पास। एक तो आपके पास में एज, जो कि एक न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास में अलग से, और दूसरा क्या है, एज पे जो आपको फेवरेबल फ्रीक्वेंसी मिलती है। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आपको मिलते हैं, दैट इज द स्टूडेंट्स आपको मिल रहे हैं। समझ में आई बात। तीसरी चीज आती है यहाँ पे क्लास। मानो मैं 9th की स्टडी नहीं कर रही, मैं स्टूडेंट्स की स्टडी कर रही हूँ जो एक बस में जाते हैं, और उस बस में 8 से लेके 12 तक के बच्चे जाते हैं, ठीक है, 8 से लेके 12 तक के बच्चे जाते हैं आपके पास में। अब जब हम बताएंगे तो हम इसको बताते हैं क्लास इंटरवल। जब वी हैव अ लॉन्ग डाटा, ज्यादा पॉपुलेशन है आपके पास, आप उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में जब हम बताएंगे तो हम उसको बताते हैं कैसे, हम उसको बताते हैं क्लास इंटरवल के फॉर्म में। क्लास इंटरवल के फॉर्म में बताएंगे तो क्या करेंगे, हमने मान लो आपके पास ले लिया इंटरवल, ले लिया भाई, हमने देखा बहुत बच्चे 10 से 15 की एज में, कोई 10.5 साल का है, कोई 11 का है, कोई 11.5 है, कोई 12 का है, कोई 12.8 का है, मुझे बहुत अलग अलग एजेस मिल रही हैं। तो मैंने 5-5 के इंटरवल ले लिया। तुम कहोगे दीदी 12th में 20 से ज़्यादा का कोई होगा नहीं, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, तो मैंने वैसे वैसे वैल्यू ले ली 25 से 30 साल, ठीक है। और मैंने क्या देखा भाई, अगेन कितने जा रहे हैं बंदे बस में, 10 से 15 साल के, मान लो 15 बच्चे जा रहे हैं, 15 से 20 साल के 7 बच्चे हैं, 20 से 25 साल के आपके पास 4 बच्चे हैं, 25 से 30 साल के 3 बच्चे। ये क्या है, कंटिन्यूस डाटा आपके पास, कि आपने जो डाटा स्टडी किया है वो एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर किया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये पहले वाला कहलाता है आपके पास में लोअर लिमिट, दूसरे वाला कहलाएगा अपर लिमिट। तो पहले इंटरवल की जो अपर लिमिट है वो दूसरे की लोअर लिमिट है, जब भी डाटा कंटिन्यूस है आपके पास। तो पहले इंटरवल की जो आपके पास अपर लिमिट है वो दूसरे के लिए क्या होगी, लोअर लिमिट होगी। ऐसी जब सेकेंड में देखो 20-20, मतलब सेकेंड इंटरवल में 20 अपर लिमिट थी, तो थर्ड में 20 लोअर लिमिट होगी। अगर आपके पास डाटा कंटिन्यूस है तो सबसे पहले आपके पास में ये चीज चेक करनी है कि ये कंटिन्यूटी है। अगर ये कंटिन्यूटी नहीं है तो हम कंटिन्यूटी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो बताते हैं। अगर कोई बच्चा 15 का ही है तो वो 10 to 15 में आएगा, 15 to 20। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल पूछिए। यहाँ 15 है, यहाँ पे भी 15 है, तो 15 कहाँ आएगा। देखो फर्स्ट इंटरवल में आपके पास में वैल्यू आएगी 14.9999 तक, जो भी वैल्यू है वो फर्स्ट में, बट 15 आएगा सेकेंड इंटरवल। समझ में आ रही है। ऐसे 25 का आएगा थर्ड इंटरवल में आएगा, फोर्थ में आएगा, फोर्थ में आएगा। समझ में आ गई ना बात, वेरी गुड।
डाटा सेक्टर नहीं, सोशल को मिक्स मत कर मैथ्स के साथ। सेकेंडरी डाटा है आपके पास। अब आपके पास जो सबसे पहला टॉपिक है, आपके पास हमें अभी कोई इतने बड़े फॉर्मूलाज वगैरह नहीं आने हैं। आपके पास जो कंसेप्ट है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, कि हमें कोई भी एक डाटा मिला, हम उस डाटा को किस तरीके से जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। कई तरीके आपके पास में, आप ग्राफिकली कर सकते हैं, आप टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर टेबुलर में आपको समझाया। तो जो हमारे पास सबसे पहला फॉर्म आता है उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्या कहेंगे हम? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो सबसे पहला जो आपके पास फॉर्म है, आपके पास में वो फॉर्म आपके पास है कि आप डाटा को जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म में लिखिए। टेबल आपको पता चल रहा है, मतलब देयर शुड बी सम रोज एंड देयर शुड बी सम कॉलम्स। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी आपके ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी आपके ऑब्जर्वेशन। अब इस फ्रीक्वेंसी टेबल को बनाने के लिए आपको पता होनी चाहिए टेलीमार्क, जो आपने 7th में भी किए हैं और 8th में भी। याद है टेलीमार्क्स? बहुत अच्छी बात है, याद है। तो आपको पता होना चाहिए टेलीमार्क। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा रही हूँ। मान लो कि आपके पास में जो 25 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, क्लास 9 के, उनकी हमने एजेस की स्टडी करी। ठीक है, मैंने 25 स्टूडेंट्स के एजेस की स्टडी करी। मैंने पाया भाई पहला बच्चा मेरा 15 साल का, दूसरा 16, फिर 16, फिर देखा नहीं भैया 15-16 के नहीं, छोटे भी हैं, 14 साल का है, फिर कोई बड़ा बच्चा भी मुझे देखने को मिला है। इस तरह से मैंने रैंडम जब डाटा कलेक्ट किया तो मुझे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एजेस देखने को मिल रही है। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25। तो ये मेरे पास डाटा आ गया आपके पास में। किसका है भाई? 25 स्टूडेंट्स का डाटा है। किसका डाटा है? 25 स्टूडेंट। सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में बनाऊंगी तो मेरे पास, जब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में बनाऊंगी, कौन सी सीरीज बनेगी? इंडिविजुअल बनेगी, डिस्क्रीट बनेगी, या फिर कंटिन्यूअस बनेगी? कौन सी बन सकती है? हाँ जी, बोलिए, कौन सी बन सकती है? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस? ये कह रही है इंडिविजुअल, आप बोलिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डिस्क्रीट बनेगी। इंडिविजुअल में एक ही इंफॉर्मेशन डाटा होता है आपके पास, दूसरा सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा आपके पास में, न्यूमेरिक फॉर्म में। यहाँ दोनों चीजें न्यूमेरिक फॉर्म में है। एज भी न्यूमेरिक फॉर्म में, और उस एज के जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं उनको भी हम जब गिनती में लिखेंगे तो ABCD करके नहीं लिखेंगे, हम उनको न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज बनेगी। पहला क्या आ गया आपके पास कि आपके पास एजेस, या तो डिस्क्रीट बन सकती है या कंटिन्यूअस भी बन सकती है क्लास इंटरवल वाली, पर हम पहले डिस्क्रीट से करते हैं। और हमारे पास क्या है भाई? स्टूडेंट्स दे रखे हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोले, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है ना, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे? फ्रीक्वेंसी। और बीच में बनाएंगे हम इसके लिए टेलीमार्क। तो आप पहले देखो कौन कौन सी डिफरेंट एजेस है। तो देखो, एक तो 15 साल है, एक 16 है, एक 14 है, फिर 17 है, और कुछ तो नहीं है। तो 4 डिफरेंट एजेस हैं आपके पास में। हमेशा कोशिश किया करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखो आप। तो 14, 15, 16 और 17। ठीक है, कैसे लिखना है आपने? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले तो सबसे छोटी एज है, फिर उसके बाद जो उसकी बड़ी एज है, देन उसके बाद, देन उसके बाद। अब आप क्या करो, आप टेलीमार्क बनाते रहो साथ साथ। 15 है आपके पास में, तो सबसे पहले 15 के पास एक टेलीमार्क बनाया। देन आपके पास 2 16 है, तो आपने 2 16 में टेलीमार्क।
यू हैव 114, 14, अगेन दो 17 आ गए, फिर एक 16 आया, क्या कर रहे हो मनीषा, दो 15 है, दो 16 है, अब देखो 4 हो गया ना, तो 4 के बाद जो हमारा 5th होता है वो इनको क्रॉस करेगा, और क्रॉस हमेशा कैसे होना है आपके पास, लेफ्ट टू राइट, 16 में ही करना था ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करते हो वो गलत हो जाता है, लेफ्ट टू राइट, देन 17, फिर आया एक 15, अगेन दो 16 आए आपके पास में, देन 114, एक 16, 15, लेफ्ट टू राइट क्रॉस करेंगे, 14, अगेन 15, देन दो 16 है आपके पास, तो 16 एंड दूसरा क्रॉस, देन 15, देन 14, द लास्ट इज 15, समझ में आई बात। अब हम इसे काउंट करेंगे, तो काउंट करने के लिए जितने डंडे हैं ना वैसे ही काउंट करना है, जो तुम्हें प्लस माइनस बचपन में सिखाया था, तो इट्स 1 2 3 4, 14 के कितने 4 बचे, 15 में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8, 16 में कितने आ गए आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो इट्स 10, एंड 17 के कितने हैं। अब आप चेक करो कि क्या टेलीमार्क सही बनाए हैं, कैसे चेक करेंगे भाई, जो टोटल स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किए गए वो आपके इसके टोटल के इक्वल होने चाहिए, तो आप ऐड करिए, 8 + 4 इज 12, 12 + 10 इज 22, 22 + 3 इज 25। सो सबसे पहला आसान तरीका आपके पास में है कि आप जो है वो इस तरह से बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई डिस्क्रीट ही क्यों बनाया, वो अगर मेंशन नहीं है तो आप डिस्क्रीट बनाए, वरना आपके पास मेंशन होगा कि भाई आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है या कंटिन्यूस बनाना है, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से होगा, कहता है फॉर्म अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन table of the runs score in a math series. Of a batch. अब आपको जो है वो दे दिया कि भाई जो बैट्समैन है आपके पास में वो एक मैच सीरीज खेल रहा है और उसमें उसके जो है वो कुछ अलग अलग स्कोर्स आए हैं, मान लेते हैं भाई उसका जो है वो स्कोर्स पे इस तरह से, कुछ भी ले लो, ऐसे में रफ डाटा रॉ डाटा ले रही हूँ आपके पास में, ये दे दिया, कहता है एक बैट्समैन है उसने ये स्कोर किया, हमने देखा कई सारे स्कोर रिपीट हो रहे हैं और क्या बोल रहा है डिस्क्रीट सीरीज, तो क्या करेंगे हम ले लेंगे भाई, पहला आपके पास में क्या लेंगे स्कोर, दूसरा हमें बनाना है टेलीग्राम, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, यस फ्रीक्वेंसी। अब अगेन आप क्या करेंगे, डिफरेंट स्कोर्स देखो क्या है, 15 अलग है, 18 अलग है, 16 अलग है, 20 अलग है, 25 अलग है, 30 अलग है, अगेन 16 रिपीट हो गया, 17 अलग है, 40 अलग है, 50 अलग है, 16 रिपीट हो रहा है, 17 रिपीट हो रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा स्कोर 15, देन आया 16, देन आया 17, देन आया 18 एंड सो हो जाएगा पक्का। अच्छा चलो अब आते हैं एक इसी में फॉर्मूले रेंज, अगर इसी में कहता है कि फाइंड रेंज ऑफ द डाटा, सो व्हाट विल बी द रेंज, बताइए, ये भी ऑलरेडी किया हुआ है, बोलो बेटा, रेंज होता है आपके पास में मैक्सिमम वैल्यू
माइनस मिनिमम वैल्यू। आपको जो भी डाटा दिया हुआ है उस डाटा की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जो है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम स्कोर जो आपको गिवन है आपके पास में, मैक्सिमम स्कोर कितना है यहाँ पे बच्चे का 50 है, और जो मिनिमम स्कोर है, मिनिमम कितना है 15 है आपके पास। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 50 माइनस 15। यस, तो रेंज आ गई आपके पास में 35। समझ में आ गई बात? रेंज क्या आ गई आपके पास में 35। क्लियर? अच्छा चलो, ये हो गई बात डिस्क्रीट। अब एज्यूम करते हैं, कहता है भाई आप जो है वो हमें एक कंटिन्यूअस सीरीज बना के दिखानी चाहिए। कहता है अब कंटिन्यूअस लिखेगा जरूरी नहीं है, ऐसे भी लिख सकता है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा with class size 10। तो हमेशा जरूरी नहीं है आपके पास में डायरेक्टली लिखे कि भाई कंटिन्यूअस सीरीज में दो, आपके पास ऐसे भी दे सकते हैं आपके पास। जैसे डाटा ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, पैसे ले लो, पॉकेट मनी ले लो, कि बच्चों को कितनी पॉकेट मनी मिल रही है, लेट इट बी दिस। कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके ठीक है, 21 स्टूडेंट्स का हमने पॉकेट मनी या उनका खाने पे एक्सपेंस कुछ भी हमने एक डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, वी कलेक्टेड अ पर्टिकुलर डाटा। व्हाट डज इट सेज? कहता है कि भाई आपको एक क्लास साइज 10 लेना है। क्या लेना है? क्लास साइज 10 लेना है। तो सबसे पहले तो मिनिमम वैल्यू देखो इसकी कितनी है, कि हम देख पाएं कि हमें जो है वो क्लास साइज कहाँ से लेना चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है 14 से छोटा नंबर तो लिया नहीं मैंने, है ना, ये क्रॉस नहीं है, दिस मींस 42। एंड मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आई थिंक 108 है। क्या? ओ या 112। इट्स 112। अब इसने बोला क्लास साइज कितनी होनी चाहिए 10। क्लास साइज कितनी होनी चाहिए 10। तो मतलब मिनिमम वैल्यू आपके पास इंक्लूड होना चाहिए और वहीं से शुरुआत होनी चाहिए, हाँ या ना। तो क्लास इंटरवल बनेगा 14 से, क्लास साइज बोलती 24, तो 14 to 24। कंटिन्यूस बनाना है तो सेम 24 से स्टार्ट करेंगे टू 34, 34 से 44, 44 टू 54, then 54 to 64 to 74 to 84 टू 94। भाई साहब कितना जाएगा, ज्यादा ही बड़ा दे दिया। 104 एंड देन 104 से 114, 12 तक का इधर था हमारे पास में। फिर आता है अपना क्या, टेलीमार्क। काम करते हैं, आधा यहाँ लिखते हैं। 74 टू 84 विजिबल है ना, तो 84 टू 94, 94 टू 104 एंड 104 टू एंड लास्ट इज योर फ्रीक्वेंसी। सेम यहाँ पे टेलीमार्क एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो, अब आपके पास में अब स्कोर्स को एंट्री को देते हैं। सबसे पहले है 30, तो 30 कहाँ आएगा? 24, फटाफट इंटरवल बोलते जाएंगे आपके पास में, कहाँ आएगा 30, 24 to 34 टेलीमार्क, 32,
सेम इंटरवल 45 54 74 लास्ट में आएगा 74 टू 84। आपको अभी बताया था अपर लिमिट में आपके पास में एक रूट से लेस आते हैं, लोअर लिमिट जहाँ से स्टार्ट होगी उसमें इंक्लूड होगा। भाई 74 टू 84 में नेक्स्ट 78 108 112 66 64 to 74 it's 66 76 88 40 very good 14 20 15 35 44 66 very good and 75 84 95 ओके। अब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं आपके पास में, तो 14 टू 24 कितनी है 3, 24 टू 34 2, 34 टू 44 2, 44 टू 54 2, देन नेक्स्ट 1 2 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास में फ्रीक्वेंसी। अब कहता है भाई रेंज निकालो, व्हाट विल बी रेंज, बताइए इसकी रेंज क्या होगी। सबसे बड़ा आपके पास क्या था स्कोर 112, मैक्सिमम माइनस लोएस्ट होता है ना, तो 112 माइनस 14। ये नहीं देखना है कि भाई मेरी अपर लिमिट क्या है, आपका जो सबसे मैक्सिमम स्कोर है आपको वो चेक करना है। कंटिन्यूअस है तो भी वही चीज रहेगी आपके पास, आप लेस कर दो, दिस विल बिकम 98। तो 98 इज योर रेंज ऑफ द डाटा। समझ में आ गई बात, 98 क्या है, रेंज ऑफ द डाटा आपके पास। अच्छा, इसी में एक चीज आती है आपके पास, कहता है क्लास मार्क निकालिए, कहता है फाइंड द क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क के दो फॉर्मूले, पहला आपके पास लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। क्यों, क्योंकि क्लास मार्क एग्जैक्टली है क्या, इट्स द मिड वैल्यू ऑफ इंटरवल। भाई हमारे क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू है, मान लो आपका क्लास इंटरवल है 30 टू 40, तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट इज 30 प्लस 40 अपॉन 2 दैट इज 70 अपॉन 2 35। तो ये वैल्यू क्या है, इसके बीचों बीच ही आ रही है, आया ना। अच्छा, एक और चीज है, आपके पास क्वेश्चन मान लो ऐसे कह दिया कि इफ एन इंटरवल, इफ द लोअर लिमिट ऑफ एन इंटरवल is 25, कहता है इफ अ लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल इज 25, कहता है फाइंड क्लास मार्क एंड अपर लिमिट। क्या कह रहा है, फाइंड क्लास मार्क एंड अपर लिमिट आपके पास। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिर्फ लोअर लिमिट दे रखी है, क्या क्लास मार्क निकाल पाएंगे इस फॉर्मूले से, नहीं निकाल सकते। तो आपके पास दूसरा फॉर्मूला एक और है, कहता है क्लास मार्क, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आता है, इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस हाफ। क्लास मार्क क्या है, लोअर लिमिट प्लस
हाफ हाफ। तो लोअर लिमिट कितनी है 25 प्लस एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 51/2, यही आएगा ना जब आप एलसीएम लेंगे। तो दिस विल बी 25 पॉइंट, यही आएगा 25.5। अब देखो क्लास मार्क है क्या मिड वैल्यू, मतलब ये 25 है और ये मिड वैल्यू है 25.5, मतलब यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना है 0.5 का, तो यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना होगा। 0.5 तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 3.5 अपर लिमिट क्या होगी, डिफरेंस कितने का है 0.5 का, तो आप 25.5 में 0.5 को प्लस कर दीजिए, 5 + 5 10, दिस विल बी व्हाट 26.0, मतलब 26। 0.5 डिफरेंस कितने का आया 0.5 का आया ना आपके पास में, हाँ या ना, कहाँ ध्यान है बालक, समझ में आ रही है बात, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लास मार्क्स पे बेस पे अलग अलग क्वेश्चन, अभी ये इतना ही समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लियर है अच्छे से, ठीक है नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको अच्छे से रिवाइज करके आना है।